स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। राहुल गांधी का, उनके बयानों का और उनके बयानों पर उठते सवाल या यूं कह लें कि उनके बयानों पर विवाद, ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। पहली बार ऐसा नहीं कि जब राहुल गांधी ने कुछ कहा हो और उस पर सवाल उठे हों। ख़ासतौर से जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने, यानी कि जो कांग्रेस विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाए हैं और कई बार तो अलग अलग गोशों से भी सवाल उठे हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि राहुल गांधी ने कश्मीर का एक किस्सा सुनाया है और कश्मीर के इस किस्से में आतंकवादियों का जिक्र आता है, या यूं कह लें कि आतंकी का जिक्र आता है। और ये पूरा किस्सा, ये पूरी बात जो राहुल गांधी ने कही है, जो सुनाई है, जो बताई है, वो उस दौरान की है जब कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और कश्मीर तक गई थी। और कश्मीर के दौरान राहुल गांधी से कब कौन मिला, किसने क्या कहा, और जब उसने कुछ कहा तो फिर राहुल गांधी ने क्या महसूस किया और उसके बाद हुआ क्या। इसका जो पूरा परिदृश्य है, इसका जो एक सेंटर है, जो फोकस है, वो है आतंकी, यानी कि आतंकी के बारे में राहुल गांधी ने कुछ बातें कही हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, सवाल इस बात को है कि राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं विदेश में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो अगर उन्होंने ये बात कही है तो उसके कहने का कुछ मकसद रहा होगा उनके सामने कि वो क्यों कह रहे हैं, और क्या कश्मीर जैसे सेंसिटिव विषय पर, इशू पर, वहां पर ये बात अगर वो कर रहे हैं, चूंकि वो एक जिम्मेदार नेता है, विपक्ष के नेता है, पार्लियामेंट के सदस्य हैं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनका स्टैंड क्या रहा होगा। और अगर जो सवाल उठ रहे हैं उनके इस बयान पर, खासतौर से बीजेपी जो सवाल उठा रही है, वो सवाल उठाना क्या जरूरी नहीं है। ऐसे कई सवाल हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तमाम चीजों का हासिल क्या है, देश के लिए क्या हासिल है, कश्मीर के लिए हासिल क्या है, खुद राहुल गांधी के लिए हासिल क्या है, या कांग्रेस पार्टी के लिए हासिल क्या है। अगले आधे घंटे आप बने रहे हमारे साथ एक खास लोगों का पैनल मौजूद है, उनसे करेंगे सवाल जवाब। And people are coming, and then one guy looks at me and he says, "Call me." So I'm like, "Come." And we're walking. And he says, "You see those guys over there?" And I'm like, "Yes, who?" He's like, "Those boys over there." And I'm like, "Yeah." He's like, "The militants." तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो कौन लोग हैं, उनका परिचय करा देना चाहते हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं संजय शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता है, और विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ होंगे पल्लवी घोष, जो सीनियर एडिटर हैं पॉलिटिक्स नेटवर्क 18 की। और सबसे पहले मैं अब तक जो बातें जिस किसी के भी ध्यान में आई हैं या जिसने जो कुछ सुना है या पढ़ा है, पहले फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कश्मीर में जो उनकी एक मुलाकात होती है, कोई शख्स उनसे मिलता है और वो क्या कुछ बताते हैं कि उन्होंने आतंकी को देखा, आतंकी ने उन्हें देखा, तो इस बात की चर्चा या ये जो कहानी या जो किस्सा है जो वो सुनाते हैं कैम्ब्रिज में, तो इसका कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक प्रोफेशनल होने के नाते मुझे साफ लगता है कि एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि अगर एक आतंकवादी को या आतंकी को पहचानना इतना आसान होता, या वो जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा समूह था, बहुत जोर शोर से लोग आए हुए थे, अगर उस जोर शोर में उनकी इतनी पैनी नजर है कि एक आदमी को उन्होंने पहचान लिया जो कह रहा था कि मुझे बुलाओ, उनको बुला लिया, ये सब आफ्टर थॉट्स हैं। मेरी नजर में वो दुनिया को ये बताना चाहते थे कि जो शांति वहां पर आई है उसको वो नकारना चाहते थे, वो देश की छवि को खराब करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि लोग इस बात को माने कि राहुल गांधी वहां पर इतनी संख्या के साथ जा सका, क्योंकि वहां पे हालात जो है वो शांतिपूर्ण है। वो इस चीज को जो है वो गलत ठहराना चाहते थे, और वो ही गलत पिक्चर जो है दुनिया के अंदर
कि कश्मीर के अंदर अभी भी अशांति है, वहां पर आतंकवाद है और वहां पर दिन ब दिन हर रोज आतंकी घटनाएं होती हैं, वो इस तरह का मैसेज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर देना चाहते थे, जो कि मेरी नजर में एक देशद्रोह का काम है। जी, तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी ने अपना फर्स्ट रिमार्क दिया है कि उन्हें क्या लगता है कि इस बयान के पीछे राहुल गांधी की सोच क्या रही होगी। मैं फर्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं सभी मेहमानों से। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, उनसे भी रिएक्शन लेते हैं। फिर विंग कमांडर अनुमाचार्य रिटायर्ड वो भी मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, कश्मीर में कौन उनसे मिला, उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या महसूस हुआ, ये बात उन्होंने, ये किस्सा उन्होंने कश्मीर का कैम्ब्रिज में सुनाया, क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? देखिए, कांग्रेस पार्टी और विशेषकर राहुल गांधी जो है, जब से 2014 से सत्ता गई है, इनसे कभी भी जो है ये बात इनको हजम नहीं हुई है कि इनकी नाकामियों, नालायकी की वजह से जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर हुई है। और भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीयता को और राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर देश के नौजवान को दिल जीत करके जो है वो सत्ता में आए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, मैं थोड़ा सा आप तमाम मेहमानों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी भावना, अपने रिएक्शंस अच्छे शब्दों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। कोई भी किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल न करे जिसे हम कई बार ये कहते हैं कि ये अनपार्लियामेंट्री है या फिर ये जो है तहजीब के दायरे से बाहर है या मुहज़्ज़ब समाज का नहीं है। बेशक आप सभी लोगों को अपनी बातें कहनी, इसलिए आप सबको यहाँ पर इन्वाइट किया है। जी, शुक्रिया। आगे बढ़े। जी, संजय जी। जी, तो जब से कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर हुई है, गांधी परिवार जो है इनसे जो है वो सत्ता जाना इनको गवारा नहीं हुआ। और उसके लिए राहुल गांधी को कोई भी किसी भी भाषा का प्रयोग करना हो, किसी भी स्तर तक जो है वो देश को नीचे गिराने की बात भी करनी पड़े, तो ये जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। ये इनकी हताशा और निराशा है। और विशेषकर आपको याद होगा जब पूर्वोत्तर उसके चुनाव अमित शाह मिलने वाले परिणाम आपने 3 प्रदेशों के चुनाव जो हुए हैं उसमें देख लिया है। राहुल गांधी देश के अंदर मुंह नहीं दिखा सकते थे, इसलिए जो है वो उठ करके विदेश चले गए और विदेश में जाकर के भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति और भारत के लोगों का अपमान करना, देश का अपमान करना, ये इनकी परिपाटी रही है। किसी भी व्यक्ति का कोई आंख मिला रहा है, अगर उग्रवादी के साथ ये कहते हैं कि आतंकवादी हमने देखे, उन्होंने आंख पिलाई, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आप ये मानिए कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, इनकी पेनिट्रेशन उग्रवाद के अंदर, आतंकवाद के अंदर भी कितनी है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है। मैंने यही चाहा है कि फर्स्ट रिएक्शन मैं सबसे पहले ले लूं, उसके बाद फिर उस पर आगे सवाल जवाब करेंगे। हमारे साथ पल्लवी घोष, सीनियर एडिटर पॉलिटिकल नेटवर्क 18 जुड़ चुकी है। पल्लवी, आपका वेलकम है, स्वागत है। और लेकिन विंग कमांडर अनुमाचार्य जो हमारे साथ मौजूद है, उनके पास पहले जाएंगे। अनुमा, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मैं सिर्फ इस पूरे इंसिडेंट्स पे पार्टी का से क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा और उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल, आप बोले। जी, तो विशाल साहब, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, नमस्कार। और मैं एक और आज अपना एक लिमिटेशन है उसे तोड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपनी पार्टी के ऊपर मुझे गर्व है, जिसमें मैं अपनी रैंक और नाम के साथ अपनी पार्टी की प्रवक्ता बनती हूं। लेकिन आज यहाँ इस पैनल में एक ऐसे प्रवक्ता हैं जिनसे मैं बीजेपी प्रवक्ता के रूप में मिल चुकी हूं। दुर्भाग्य से वो आर्म फोर्सेस से आते हैं, इसलिए मुझे उनको राजनीतिक विषय, ये डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में भी देख रही हूं, पर मैं जानती हूं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता बनकर आते हैं। बहरहाल, अब मैं बात करूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा, उसके पहले हम सुन लें कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार, पहली बार टोरंटो में, कनाडा में, दूसरी बार शंघाई में और तीसरी बार दक्षिण कोरिया में, सियोल में क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया पहले, कनाडा में कहा था कि भारत पहले नर्क की तरह था और हम इसकी गंदगी अब साफ कर रहे हैं, अब ये स्किल इंडिया बनेगा, स्कैम इंडिया नहीं रहेगा। ये प्रधानमंत्री ने 2015 में सत्ता संभालने के थोड़े दिन की बात है, तब उन्होंने कहा विदेश की धरती पर। शंघाई में उन्होंने एनआरआई मीट में कहा कि पहले आप लोगों को शर्म आती होगी कि आप भारत के नागरिक थे, अब आपको गर्व होता होगा कि आप भारत के नागरिक हैं। और फिर उन्होंने सियोल में कह डाला
कि लोग पहले कहते थे अरे भगवान कोई पाप किए होंगे, कोई कर्ज होगी कि हम भारत में पैदा हुए, लेकिन अब तो आप यहां आके सेटल डाउन होना चाहते हैं। और आज का सच क्या है? 12 लाख से ज्यादा भारतीय भारत छोड़ के जा चुके हैं। अभी पिछले साल ही, एक साल नहीं हुआ है, मई में डेनमार्क में प्रधानमंत्री ने कहा कि अपोजिशन जो है भारत का वो डिजिटल इंडिया के ड्रीम के खिलाफ है। तो इस तरह की बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की जमीन पर करते हैं। अब जिस प्रोग्राम में कैम्ब्रिज में राहुल गांधी जी को बुलाया गया था, उसका नाम है लर्निंग टू लिसन इन दी 21st सेंचुरी। यानी कि आपको डेमोक्रेसी में अभिव्यक्ति की आजादी होती है और आप अपनी अभिव्यक्ति की बात कर रहे थे। मेरे देश का नाम भारत है, मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है, मेरे देश का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। और इसीलिए ये बहुत ध्यान में रहे कि जब प्रधानमंत्री भी अगर अपने ही देश के बारे में बोलेंगे और उस देश के बारे में जिसकी संस्कृति रही है कि राजीव गांधी जी ने अटल बिहारी जी को प्रतिनिधित्व करने इसलिए भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि अटल जी का इलाज वहां पर हो सके, तो एक ऐसी संस्कृति रही है जो कांग्रेस की देन रही है। और चूंकि आपने कहा ये पहला रिबटल है, पहली बार अपनी बात कहने का मौका है, तो मैं कहूंगी कि नालायक शब्द पर मुझे आपत्ति है। मैं अगर उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ तो इस तरह की भाषा का मैं चाहती नहीं हूँ। मैंने इसलिए बात दोहरा दी थी कि शब्दों का, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में कहने के लिए अब जो है या किसी आलोचना के लिए या किसी क्रिटिसिज्म के लिए अच्छे शब्द नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। अनुमा जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा फिर इस पर रिएक्शन के लिए कि मतलब एक गलत चीज, अगर आप मानते हैं कि कोई चीज गलत था तो क्या उसके जवाब में आपने गलत बताया, या फिर ये कि गलत और प्लस गलत हमेशा मतलब सही हो जाता है क्या? बहरहाल मैं आऊंगा आपके पास। पल्लवी घोष हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी, जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं, कैम्ब्रिज में कही हैं, स्पेशली हम कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं, उन्होंने जो सुनाया पूरा नैरेटिव के किस तरह से कोई आकर उनसे मिला और बताया, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पूरे डिस्कोर्स का मतलब एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा? देखिए, उनको एक गुस्सा है और उनका गुस्सा यही है कि भारत में मुझे मौका नहीं मिलता बोलने को। और अगर आपने उनका सुना होगा भाषण, चाहे वो कैम्ब्रिज में हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, या चाहे वो इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय मूल के लोग जो वहां पे बसे हुए हैं लंदन में या यूके में, उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने तस्वीर दिखाया बाकायदा। उन्होंने ये कहा कि जब जब मैं मुद्दा उठाता हूँ हमें ये मौका मिलता नहीं था, कैमरा बंद कर दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, इसलिए हमें मजबूरन पार्लियामेंट के बाहर आकर स्टैचू के सामने प्रदर्शन करना पड़ता है। उन्होंने बाकायदा वो फोटो भी दिखाया। और मुझे लगता है जो आक्रोश है उनमें, जो गुस्सा है उनमें कि उनको ये बोलने नहीं दिया जाता या मौका नहीं मिलता, ना मीडिया कवर करती है, ये बात उन्होंने बार बार दोहराया। देखिए, हम लोग इस बहस में नहीं, मैं तो कम से कम नहीं पढ़ना चाहूंगी कि उन्होंने जो कहा वो सही था कि नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी ने कहा है तो हम लोग भी क्यों नहीं कह सकते। अगर कांग्रेस को बीजेपी की तरह ही बात करनी है तो फिर उनको आपत्ति किस बात की है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त पर बैकफुट पे है। उनको चुनाव जीतना है, उनको 2024 के लिए तैयार रहना है, और अगर उनको अपने आप को तैयार करना है तो अब वो बीजेपी का अल्टरनेटिव बनना पड़ेगा उनको, बीजेपी की तरह नहीं। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आज उसने कही, मुझे कल लगता है कल शाम को उन्होंने कही, जो एक्चुअली बहुत सीरियस है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि उनके ट्रेड टाइज है हमारे साथ है, बात आती है पैसों पे, और क्योंकि ये पैसे का मामला है इसलिए ये सब देश जो है भारत में जो भी हो रहा है उसको लेके चुप है। ये बहुत ही गंभीर एलिगेशन उन्होंने लगाया। बिल्कुल, हम उस पर बात कर सकते हैं, पर लेकिन क्योंकि आज हमारे इस डिस्कोर्स का जो फोकस है वो कश्मीर में जो आतंकवाद कम या ज्यादा है या नहीं है, इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं अगर आप कुछ और इस पे ऐड करना चाहें तो बताएं। जो उन्होंने जो आतंकवादी से जुड़ी जो उन्होंने जो भी बताया, कहानी बताई, मैं कह रहा हूँ किस्सा बताया, सच था या नहीं था, लेकिन उन्होंने बताया, उनके इस बताने के पीछे मकसद क्या रहा होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब इससे क्या कश्मीर को लेकर क्या पहचान बनेगी वहां पर? तो मैं उसी पे आ रही थी जब उन्होंने कहा था कि ये लोग नहीं देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है या कश्मीर में क्या हो रहा है, और फिर भी ये लोग चुप हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पे हम किसी भी थर्ड नेशन या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। इसलिए भारत का स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें या यूएन की बात करें, जो मुद्दा पाकिस्तान उठाना चाहती है,
हम कभी उठाने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर है। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि ये सब देश क्यों चुप है, मुझे लगता है कि बहुत गंभीर आरोप है, और इसको लेके बीजेपी इसको जरूर भी पार्लियामेंट सेशन जो 13 मार्च को शुरू होने वाला है उसमें इसको एक मुद्दा बनाएगी। ठीक है, एक यहाँ पर बात सामने आ रही, जो पल्लवी ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो ठीक है कि आपने इंडियन डायस्पोरा में ये बात कही होगी, लेकिन जो कि आपने अब जब आप आउट ऑफ अब कंट्री वहां पर है तो जाहिर है कि उसका जो कवरेज है या उसको और भी दूसरे जगह पे वो चीजें जाती हैं, तो कश्मीर का मुद्दा इस तरह से वहां पर बताना वो कहानी की शक्ल में ही कि मेरे साथ यात्रा में ऐसा हुआ, क्या ये फिर से कोशिश है कि कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के हिस्सों में फिर से मतलब ले जाने की कोशिश है पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, कि लोग उसको उस मुद्दे को जिंदा रखें और समझें? एक तो ये जो पॉइंट सामने आ रहा है इस पर बातचीत करेंगे। एक छोटा सा लेके हमें पहले ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तमाम और से अपीलें, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। हम चर्चा कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी ने कश्मीर में आतंकी को देखा, और विषय यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में, यानी कि इंडिया के बाहर दूसरे देश में जब ये बात अगर कही है तो इसका असर क्या पड़ सकता है, चूँकि जाहिर है कि वो एक जिम्मेदार आदमी है, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, और मेंबर पार्लियामेंट हैं। तो जो बात अभी पल्लवी घोष बता रही है कि एक तरह का गुस्सा है मन में कि हिंदुस्तान में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट के अंदर वो पूरी बात नहीं रख सकते या जो है, तो उसका कहीं ना कहीं एक आउटकम वहां पर है। लेकिन सवाल ये बात इस बात को लेकर है कि कितनी बार, अगर सच में बात यही है तो फिर कितनी बार, कब कोई पार्टी जो है बाहर ही जाकर ये बात कहेगी। दूसरा ये कि जो बात आपने कही थी ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी के, राहुल गांधी शायद अपने बयान से बताना चाहते थे कि वहाँ डेंजर अभी भी है, वहाँ मिलिटेंसी अभी भी है या दहशतगर्द वहाँ अभी भी हैं, लेकिन क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि पूरी यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई कश्मीर तक जाके वो मुकम्मल हो गई, पूरे जम्मू कश्मीर में यात्रा को कहीं पर कोई व्यवधान नहीं आया और बहुत स्मूथली वो यात्रा चलती रही। एक बार थोड़ा सा कुछ क्या हुआ था और उसको थोड़ी देर को रोका गया था, फिर शुरू हुआ। तो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, क्या ये अपने आप में विरोधाभासी नहीं है? बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का उत्तर दूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहिबा को जो बताना चाहूंगा कि मुझे गर्व है कि मैं डिफेंस एक्सपर्ट भी हूं और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं। ये चैनल की मर्जी है कि मुझे किस हैसियत में बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप किस हैसियत से अपने आपको डिफेंस एक्सपर्ट कहती हैं, शायद आपकी काबिलियत चैनल्स को पता लग गई है और आपको वो बुलाते नहीं है। दूसरा, मैं सिर्फ ये यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए ऐसे इतने पर्सनल इश्यूज को प्लीज यहाँ पर डिस्कस ना कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी को, मैंने बाय नेम ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी कहा है, यहाँ मैंने अनुमा आचार्य को बाय नेम कहा है कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो ये हमारे दर्शकों को फिलहाल पता है कि कौन किस हैसियत से आया है, कि किस कैपेसिटी में, और फिर किसके जहन में क्या है, कौन किसकी तरफ थोड़ा झुका है या नहीं, वो सबका वो स्वतंत्रता है सबकी, कोई किसी की तरफ भी हो सकता है। ब्रिगेडियर अरुण गुप्ता जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। नियंत्रण रखिए, जवाब दूंगा क्योंकि उन्होंने ये विषय उठाया था, इसलिए इन्होंने मैं प्रोवोक किया है जी। अरुण जी बहुत जूनियर हैं ब्रिगेडियर एज में और सर्विस में, इसलिए मैंने को माफ करता हूं। आपके जूनियर होने से यहाँ पर मैं आपके जूनियर नहीं हूं। देखिए फिर हमारा विषयांतर हो जाएगा, प्लीज मेंटेन द डेकोरम। ये विषयांतर हो जाएगा। जूनियर सीनियर अरे अनुमा जी प्लीज, आप कांग्रेस के प्रवक्ता की कैपेसिटी से यहाँ बैठेंगे और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी जहां पर डिफेंस एक्सपर्ट कैपेसिटी पे है, वो हमें ये बताएंगे कि इस बयान का जो वहां की शांति है उस पर क्या असर पड़ सकता है। जी ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। देखिए, ऐसा है कि 370 हटने के बाद जिस प्रकार की परिस्थिति कश्मीर के अंदर बदली है, कांग्रेस उससे नाखुश है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कश्मीर के अंदर शांति हो। कांग्रेस चाहती है कि हमेशा यहां पर जो कहते हैं ना, पॉट मस्ट कीप बॉइलिंग, ताकि वो जिस प्रकार पहले उस अराजकता का फायदा उठा रहे थे उसका राजनीतिक फायदा उठाते रहे। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ये भी चाहती है, क्योंकि कांग्रेस आजकल जो एंटी इंडिया गठबंधन है, जो इंटरनेशनल एंटी इंडिया गठबंधन है, उसका एक हिस्सा है और उनका नैरेटिव है कि जम्मू कश्मीर में या भारत में कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि वो 2024 में यही साबित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जो भारत के अंदर स्थिरता है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिरता है, तो और जो 370 हटाया गया वो ठीक नहीं था। उस नैरेटिव के साथ चलते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए वो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। हमें थोड़ा स्पीड अप करना होगा, हमें थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा। तो फिर संजय शर्मा जी आपके पास आता हूं जी। प्लीज, जाहिर है कि वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं जी, हाँ, जी, कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं है जी।
ठीक है। संजय शर्मा जी, क्या आपका भी वही मत है जो ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी ने कहा है? अनुमा, मैं आपके पास आऊंगा आपके रिप्लाई के लिए। संजय जी। जी बिल्कुल, मैं ब्रिगेडियर साहब से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, आपको वो समय याद करना चाहिए 1991 के अंदर मुरली मनोहर जोशी जी और नरेंद्र मोदी जी तिरंगा यात्रा लेकर के जो है वो लाल चौक पे झंडा फहराने के लिए पूरे देश से एक यात्रा निकालते हैं, लेकिन उस यात्रा को जम्मू के अंदर जो है वो रोक दिया जाता है कि आप जो है वो लाल चौक पे जाकर के भारत का झंडा वहां पे नहीं फहरा सकते हैं। ये स्थिति थी कांग्रेस के समय में। उसके बाद जो है वो अनुराग ठाकुर जो है युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने तिरंगा यात्रा लेकर के जो है वो जम्मू के लिए, श्रीनगर के लिए रवाना हुए, लेकिन उनको वहां पे रोक लिया, आपको जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के अंदर जो है वो गिरफ्तार कर लिया कि आप भारत में रहते हुए भी वहां पर जाकर के झंडा नहीं फहरा सकते। ये स्थिति थी कांग्रेस के समय में जम्मू कश्मीर की। उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज अगर राहुल गांधी अगर जाकर के अगर आतंकवादियों से भी अगर वो उनको देख रहे हैं और वो उनको देख रहे हैं, दोनों अगर इस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी की 370 धारा हटाने के बाद जो है वो उनकी ये उपलब्धि है कि आज ये बीजेपी की उपलब्धि है कि कांग्रेस के बड़े लीडर और इतने सारे लोग वहां जाते हैं और यात्रा करके चले आते हैं, किसी को कुछ नहीं होता है। अनुमाचार्य, कुछ नहीं होता है। भारत की संस्कृति की बात करूंगी, जो छद्म राष्ट्रवाद और छद्म संस्कृति की बात करने वाले नहीं जानते उन्हें याद दिला दूं। इसी देश में गौतम बुद्ध थे, अंगुलीमाल था जो हिंसक था, और मगध में ये कहानी थी जिसमें वो लोगों के हाथ की उंगलियों को काटकर गले में पहन लेता था। तो गौतम बुद्ध को कई लोगों ने मना किया कि उस रास्ते मत जाना आप, लेकिन गौतम बुद्ध गए और उन्होंने अंगुलीमाल से जो बातचीत की, थोड़ी लंबी है लेकिन उससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। राहुल गांधी गए थे मोहब्बतों के सफर पर और मोहब्बतों का संदेश लेकर। हिंसा जो है वो सामने वो बीच में बात करना उजड्डता है। और आपको बता दूं कि संस्कृति ये नहीं है कि जब एक महिला कम से कम बात कर रही हो, वैसे तो प्रवक्ता कोई भी बात करे, मैं आपके बीच में नहीं बोली, लेकिन आप लोगों की भद्दी बातें ये जो है, हम उस पार्टी के हैं जिसके गांधी जी थे, जिसने आप अपने शब्दों को बदतमीजी ना करें, बदतमीजी नहीं चाहिए, बदतमीजी के लिए नहीं। आप सब लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, सभ्य हैं, आप लोग ऐसी बातें ना कीजिए प्लीज। बहुत ही संजीदा गुफ्तगू हो रही है जी, कहानी सुना रही थी, बहुत ही संजीदा गुफ्तगू हो रही है, बहुत ही संजीदा चर्चा हो रही है। भारतीय संस्कृति के ऊपर आप प्रहार कर रहे हैं। मैं अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध की कहानी सुना रही थी, और मैं गांधी जी की बात करूंगी, जिन्हें एक बार बाबा लालनाथ ने रोका था और उनको गांधी जी के साथ के लोगों ने पीटा था, लेकिन गांधी जी ने उनकी मरहम पट्टी की थी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये कहीं साबित नहीं होता है। जब राहुल गांधी जी से बात कर रहे थे तो राहुल गांधी ने क्या कहा, मुझे किसी ने बताया कि वो लोग जो हैं किसी की तरफ दिखा कि वो मिलिटेंट्स हैं, पर ठीक है, अगर मोहब्बतों के सफर पर राहुल गांधी थे और वही संदेश लेकर जा रहे थे तो उन लोगों ने उस पैगाम की इज्जत की और हिंसा ने अहिंसा के सामने सिर झुकाया। यही बात कहना चाहती हूँ। और भारतीय संस्कृति की जो जानकारी नहीं है, पल्लवी घोष, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये कैसे कंक्लूड करेंगे? यहां तो यही बात होती है कि भाई आपने ऐसा कहा, तो फिर वो एक तफसील निकलती है कि पिछली बार तो आपने ऐसा कहा था, तो क्या मतलब टू रॉन्ग इज इक्वल टू राइट? इसी फॉर्मेट पे चलता रहेगा ये पूरा डिस्कोर्स या पूरी राजनीति, या फिर इसमें हम सच में कुछ हम देख पाते हैं कि इस बयान का जो बाहर में दिया गया उसमें उसका अर्थ क्या, उसके निहितार्थ क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है? देखिए, दो तीन चीजें उन्होंने खुद इस इशू को इंटरनेशनलाइज इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बार बार जिक्र किया, चाहे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, और सबसे ज्यादा बात है ये उन्होंने इंडियन डायस्पोरा, और थोड़ी देर में वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बोलने वाले हैं, और हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या बोलते हैं। लेकिन सबसे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात माने, उनका ये कहना कि खुल के आतंकवादी घूम रहे हैं कश्मीर में, वो भी एक एम्बोल्डन नहीं करेगा क्या हमारे जो भी विरोधी है सीमा पार या पाकिस्तान को? क्या उनको ये नहीं लगेगा कि कितना आसान है कश्मीर में, वैली में इन आतंकियों का घूमना और फिरना खुल के? ये भी एक प्रॉब्लम है जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स एटलीस्ट कम से कम दिल्ली में ये सवाल बार बार उठाते हैं। और सबसे जल्दी बड़ी बात मैं आपको ये कहूंगी कि चाहे वो आर्टिकल 370 के खिलाफ बार बार बोले, लेकिन रायपुर में जहां पे मैं थी, उन्होंने राजनीतिक
रेजोल्यूशन को पारित किया, वहां पे भी आर्टिकल 370 का कोई भी जिक्र नहीं था। तो इसको भी बहुत सारे लोग डबल स्टैंडर्ड्स मानते हैं। ठीक है, मेरे पास अब वक्त नहीं बचा है। मैं अब तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ये आपसे कहूंगा कि शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब वक्त नहीं है, मुझे दें इजाजत।